बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। बच्चों, ये देखें, आज का हमारा लेक्चर है बायो एनर्जेटिक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हर हार्ट बीट, हर ब्रीथ और हर मसल कंट्रैक्शन, हमारी जो एवरी थॉट और हर मूवमेंट, इसको किसकी जरूरत होती है? इनविजिबल फोर्स एनर्जी की जरूरत होती है। क्या आपको ये मालूम है कि ये एनर्जी कहां से आती है? ये किस तरह से बिलियंस ऑफ सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं हर सेकंड में? और इसका जो आंसर है दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। हम इसमें स्टडी करते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैप्चर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, स्टोर करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को। और उसके अलावा बेटा देखें कि विदाउट बायो एनर्जेटिक्स लाइफ वुड स्टॉप विद इन अ मोमेंट। तो आज की हमारी गुफ्तगू, जो आज का हमारा लेक्चर है, हम इसमें अनकवर करेंगे, हम इसमें स्टडी करेंगे, हम इसमें अनकवर करेंगे रिमार्केबल प्रोसेसेस को दैट पावर एवरी लिविंग सेल, और डिस्कवर करेंगे कि किस तरह से एटीपी ये करेंसी ऑफ लाइफ है। तो स्टूडेंट देखें कि ये जो क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स को और एनर्जी कन्वर्जेंस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हम इसे बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट, मेन सोर्स एनर्जी का सूरज की रोशनी है, लेकिन हम इस सोलर लाइट को, सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ग्रीन प्लांट इस सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और केमिकल एनर्जी को सिंथेसाइज करेंगे। हम इस केमिकल एनर्जी को सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज कर सकते हैं, हम एटीपी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो एटीपी होगी, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये बेटा देखें कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, इसमें एनाबॉलिज्म है। इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट को जोड़कर बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया जा रहा है, इसमें एनर्जी को यूज किया जा रहा है। जबकि कैटाबॉलिज्म में ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी जनरेट हो रही है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारे क्वांटिटेटिव एनर्जी रिलेशनशिप्स, कन्वर्जेंस, हम इसे ही तो बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई होते हैं। बच्चों देखें कि ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज करके ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, प्लस ऑक्सीजन यूज होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो बेटा ये देखिए कि फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। यहाँ पे एक प्रोसेस जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का है, और इस सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन तो जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। तो आप देखें कि जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हैं, और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं वो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट हैं। तो इस तरह से तमाम ऑर्गेनिजम्स को मुसलसल एनर्जी की जरूरत होती है, और बेसिक फ्यूल ग्लूकोज है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। आप बेटा देखें कि ये जो रेस्पिरेशन है दो तरह की, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एरोबिक रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन चाहिए,
एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मुकम्मल ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे टोटल 40 एटीपी जनरेट होते हैं और नेट 36 या 38 एटीपी अवेलेबल होते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन के माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है, या आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की कतई कोई जरूरत नहीं है। यहां पे जस्ट ग्लूकोज को यूज किया जाता है और ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। और बेटा देखें कि ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें 4 एटीपी जनरेट होती है, 2 एटीपी नेट प्रोड्यूस होती है। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन अ सेल साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा बच्चों ये देखें कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के जरिए से जो पायरोबिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो पायरोबिक एसिड को बास काज अल्कोहल में, एथेनॉल में इसका कन्वर्जन होता है, जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस यीस्ट में परफॉर्म होता है। यहाँ पे आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देख रहे हैं कि पायरोबिक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। के कुछ बैक्टीरिया और एनिमल सेल में ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो बेटा ये देखें कि यहां पे चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, दोनों में NADH को यूज किया जाता है। और इसके अलावा बच्चों देखें कि सेलुलर रेस्पिरेशन में इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस है, पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, इसमें ग्लूकोज को पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरोबिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के डिफरेंट स्टेप्स हैं, हम इनको मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड करते हैं। प्रेपरेटरी फेज है और एक पे ऑफ फेज है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फेज भी बोलते हैं। आप बच्चे ये देखें कि ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी यूज होगी। यहां पे फास्फेट ग्रुप ये एटीपी से उतरकर ये ग्लूकोज इसकी कार्बन नंबर 6 के ऊपर अटैच होगा। और कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? हम इसे बोलते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम दे देते हैं। आपके बेटा ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, इसकी आइसोमराइजेशन होती है। फास्फो हेक्सोस आइसोमरेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। इसको फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर इसके बाद काइनेज एंजाइम फिर आता है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम आएगा जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बाइफास्फेट में कन्वर्ट करेगा। ये जो एडीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का एक फास्फेट ग्रुप रिमूव करके ये इसको फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के साथ जोड़ेगा और खुद एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके बेटा देखें कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, इसको एल्डोलेज एंजाइम के जरिए से तोड़ा जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में तब्दील किया जाता है। और फिर इसके बाद बच्चे ट्राइफास्फेट आइसोमरेज एंजाइम ये रोल प्ले करता है। इनका आपस में इंटर कन्वर्जन भी हो सकता है। आप बेटा ये देखें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट ये ऑक्सीडेटिव फेज में, पे ऑफ फेज में ये कन्वर्ट होगा 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट में। 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट और 2 NAD ये आएंगे इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में यूज होंगे। और इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह और उसके फरिश्ते
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, आप भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। डियर स्टूडेंट, वी वर डिस्कसिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके डिफरेंट स्टेप्स है, जिसमें से एक स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इनटू पायरुविक एसिड। यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ये सेल साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है, साइटोसोल में परफॉर्म होता है। और इसकी कुछ फेजेस हैं। प्रेपरेटरी फेज में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। यहाँ पे दो डिफरेंट जगहों पे एटीपी यूज होती है। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फास्फेट में कन्वर्ट करना हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एटीपी इन्वॉल्व होती है। और ग्लूकोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6-फास्फेट में इसका कन्वर्जन आइसोमराइजेशन है। यहाँ पे फास्फोहेक्सोस आइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और फ्रुक्टोज 6-फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6-बाइफास्फेट में कन्वर्जन एटीपी भी इन्वॉल्व है। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 भी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6-बाइफास्फेट ये एल्डोलेज एंजाइम की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में इसका कन्वर्जन होता है। और बच्चों ये देखें कि ये जो ट्राइफास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की मदद से यहाँ पे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो आपको बेटा ग्लाइकोलाइसिस की एक ऑक्सीडेटिव फेज है जिसे हम बेयर फेज बोलते हैं। इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट है, ये कन्वर्ट होगा 1,3-बाइफास्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे ये 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट यूज होते हैं और 1,3-बाइफास्फोग्लिसरेट को 3-फास्फोग्लिसरेट में इसका कन्वर्जन होगा। और इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होगी। या आपके बेटा म्यूटेज एंजाइम की मदद से 3-फास्फोग्लिसरेट 2-फास्फोग्लिसरेट में इसका कन्वर्जन होगा। और इसके अलावा 2-फास्फोग्लिसरेट ये फास्फोइनोल पायरोवेट में इसकी कन्वर्जन होगी। इसके जरिए से इनोलेज एंजाइम इस्तेमाल होगा, वाटर जनरेट होगा और फास्फोइनोल पायरोवेट पायरोविक एसिड में इसका कन्वर्जन होगा। पायरोवेट काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पे भी एटीपी यूज प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे बच्चे जो देखें कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पेयर फेज में 4 एटीपी जनरेट हुए हैं, लेकिन प्रेपरेटरी फेज में 2 एटीपी यूज हुए। यहाँ पे 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान। अब बच्चे ये जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ ये है सच क्रेब्स साइकिल में नहीं यूज होता था। ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होगा, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी एंट्री होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से। पायरुवेट ट्रांसलोकेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे कई ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री से पहले कई एक इंटरमीडिएट एक्शंस रिएक्शंस के थ्रू प्रोसेस होगा इसका। आप बच्चे ये देखें कि ये पायरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है ना, तो इस दौरान जो एनर्जी चाहिए ये प्रोटॉन मोटर फोर्स की शक्ल में होती है, डायरेक्ट एटीपी नहीं यूज होती। और यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व हुई, माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। और इसके साथ साथ आप इस प्रोसेस को देखें जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है पायरुवेट की एंट्री, इसके साथ इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो रही है और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, को ए एंजाइम एंटर हो रहा है और एसिटाइल को ए प्रोड्यूस होता है, ये एक एक्टिव एसीटेट है। अब बेटा इसके बाद बायोएनर्जेटिक्स का सेलुलर रेस्पिरेशन का नेक्स्ट स्टेप क्रेब्स साइकिल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है, हेंस
क्रैब ने इसको डिस्कवर किया। आप इस क्रैब साइकिल को देखें, ऑक्सैलो एसीटेट से ये स्टार्टअप लेगा, एसिटाइल को एक ही एंट्री होगी और सिट्रेट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे वाटर यू एंटर हो रहा है और कोई एंजाइम इसमें से रिलीज हो रहा है। आपके आइसोसिट्रेट, ये सिट्रेट आइसोसिट्रेट में इसका कन्वर्जन और फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, NADH भी प्रोड्यूस हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो 5 कार्बन कंपाउंड है वो जनरेट हो रहा है, और सक्सीनेट जो 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है और इसके इसी स्टेप पे ATP भी जनरेट होती है। यहाँ पे GTP प्रोड्यूस होती है जो ATP में इसका कन्वर्जन हो जाता है, और सक्सीनेट ये फ्यूमरेट में कन्वर्जन इसका होगा। ये 4 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे भी बेटा ऑक्सीडेशन है, लेकिन ऑक्सीडेशन कौन सा कोएंजाइम करता है? FAD करता है, FADH प्रोड्यूस हो जाता है, और फिर ये फ्यूमरेट, ये मलेट में इसका कन्वर्जन, और इस दौरान वाटर यूज होगा और ऑक्सैलो एसीटेट में इसकी एंट्री है, यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन हुई है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व हुआ, NADH प्रोड्यूस हुआ। आप मुख्तलिफ ओकेजन्स पे NADH, FADH जो प्रोड्यूस हुए थे इनकी पार्ट्स को यूज कर लिया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद हैं और इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अगर एक NADH प्रोसेस करता है तो इससे 3 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, और अगर एक FADH का प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो बच्चों ये देखें कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ ओकेजन्स पे 10 के करीब NADH प्रोड्यूस हुए थे, 2 FADH प्रोड्यूस हुए थे। इन सब को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोसेस किया तो इनसे 34 ATP प्रोड्यूस हुए। 30 ATP NADH, 10 NADH के प्रोसेसिंग से और 4 ATP 2 FADH की प्रोसेसिंग से ये प्रोड्यूस हुए हैं। ये रेस्पिरेटरी चेन थी। यहाँ आपके बेटा ये एनर्जी बजट मुख्तलिफ जगहों पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई और मुख्तलिफ जगहों पे जो एनर्जी कंज्यूम हुई और फिर जो नेट ATP प्रोड्यूस हुई है। आप बच्चे ये देखें कि प्रोकैरियोट्स में 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब बेटा ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसको रेगुलेट भी किया जाता है। अगर ATP जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो ये फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम को रोकेगा, और अगर सिट्रेट भी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तब भी ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम को रोकेगा। लेकिन अगर ATP की शॉर्टेज है, बॉडी के अंदर ATP मौजूद है तो ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को स्टिमुलेट करेगा। अब बच्चे ये देखें कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस में यहाँ पे और भी ये तो सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिक फ्यूल तो ग्लूकोज है, तो क्या इसका मतलब है कि हम प्रोटीन को यूज ना करें, लिपिड्स को यूज ना करें, फैट को यूज ना करें, ऑयल को यूज ना करें, लेकिन इनसे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब हमारी बॉडी फैट्स को यूज करती है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन बच्चों ये देखें कि ये जो ग्लिसरॉल है ना, इसको कैसे यूज किया जाएगा? ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट में, और फिर ये किसमें इसकी एंट्री हो जाती है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। इसी तरह से फैटी एसिड्स इसका कन्वर्जन होगा, इसकी ये अंडर जो बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया और बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से एसिटाइल को जो क्रैब साइकिल में डायरेक्ट इसकी एंट्री है। NADH, FADH ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज हो गए। यही वजह है कि जी हमें लिपिड से ज्यादा अमाउंट एनर्जी की मिलती है। क्यों? यहाँ पे NADH और FADH जरूर से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और जब फिर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन है तो प्रोटीन को हम डाइजेस्ट करते हैं, अमाइनो एसिड्स में इनका कन्वर्जन होता है, डीएमिनेशन होती है, अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं। या तो ये अमाइनो ग्रुप रीयूज हो जाए या ये जरूरत से ज्यादा है तो इसको नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल में इसका कन्वर्जन करके इसको रिलीज कर दिया जाए। लेकिन बेटा इस दौरान
बच्चों ये देखें कि आपने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी, और आपने पढ़ा कि ग्लूकोज हम इसे बेसिक फ्यूल बोलते हैं। तो क्या सेलुलर रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लूकोज ही यूज होता है? आप प्रोटीन को यूज ना करें, लिपिड्स को यूज ना करें, फैट ऑयल्स को यूज ना करें, तो इनको भी यूज करें, इनकी भी डाइजेशन होती है, इनको भी अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट से ही में कन्वर्ट किया जाता है, और इनसे कई एक इंटरमीडिएट्स कंपोनेंट जनरेट करके जो बेसिक पांचवें एक्शन रिएक्शंस का इसमें इनको यूज किया जाता है। जैसा कि देखें कि ये जो फैट है, ट्राइग्लिसराइड्स, जब इनको हम डाइजेस्ट करते हैं तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं, और इस ग्लिसरॉल को जनरेट करके इसको ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट कंपोनेंट में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह से फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए से एन एसिटाइल कोए NADH FADH प्रोड्यूस होते हैं, और अभी आपने पढ़ा एसिटाइल कोए किसमें एंटर हो जाएगा, इनटू द क्रेब्स साइकिल। या आपके बच्चों जो देखें कि ये FADH NADH जो प्रोड्यूस हुए ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए हैं, और ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होते हैं। यही वजह है कि जब आप फैट्स को ऑयल्स को यूज करते हैं तो उनमें ज्यादा अमाउंट एनर्जी की मिलती है, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा NADH FADH प्रोड्यूस होते हैं। इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं बनिस्बत कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स के। तो बच्चे ये देखें कि हमारी बॉडी प्रोटीन को भी यूज करती है, इनसे भी एनर्जी जनरेट करती है। कैसे? प्रोटीन की डाइजेशन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं, यहाँ पे डीएमिनेशन प्रोसेस होता है, और अमाइनो ग्रुप जो जनरेट हुआ उसको या तो रीयूज कर लिया गया, या अगर जरूरत से ज्यादा है तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। या आपके बच्चों को देखें जो रिमेनिंग कार्बन स्केलेटन होता है अमाइनो एसिड का, इससे पायरोवेट प्रोड्यूस होता है, और अगर पायरोवेट प्रोड्यूस होता है तो आपको पता है कि उस सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस से ऑनवर्ड सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे, और अगर एसिटाइल कोए प्रोड्यूस हो तो ये किसमें एंटर हो जाएगा? तो क्रेब्स साइकिल में इसकी एंट्री हो जाती है, और सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब बच्चे ये देखें कि इन कंपोनेंट्स को जनरेट करके सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज किया जाएगा। आप यहाँ पे इनका कोरिलेशन देख रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है ग्लाइकोलाइसिस से पायरोवेट और फिर सिट्रिक एसिड साइकिल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। लेकिन अगर ग्लिसरॉल है तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुए, और फिर आगे वही स्टेप है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। फैटी एसिड्स में एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है, और ये किसमें? ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री हो जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। अमाइनो एसिड है तो इससे पायरोवेट एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होती है, और ये सिट्रिक एसिड साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये प्रोसेसेस परफॉर्म होंगे। आप स्टूडेंट देखें कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, ये प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट की, ये फ्लोशीट डायग्राम इंडिकेट कर रही है कहां पे इनका कोरिलेशनशिप है। प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्जन, और कीटो एसिड्स ये पायरोविक एसिड में इनका कन्वर्जन, या क्रेब्स साइकिल में इनका कन्वर्जन, जबकि फैट इनके मेटाबॉलिज्म से जो ग्लिसरॉल है ये 3 कार्बन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में इसका कन्वर्जन, और फैटी एसिड्स ये किसमें कन्वर्ट होंगे? ये एसिटाइल कोए में इनका कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने बायोएनर्जेटिक्स इसको कंप्लीट किया। तो ये थी हमारी आज की गिफ्ट की क्वेश्चन है।